हेलो बच्चों, रेडी हो इको के फंडों के लिए? क्योंकि मैं तो फुल टू रेडी हूँ आप सबको 80 आउट ऑफ 80 दिलवाने के लिए। हाँ जी गाइस, आज हमारा पहला वीडियो है विच इज़ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, एंड यहाँ से ही हमारा क्लास 12 का जर्नी शुरू होता है। तो चलिए आज हम लोग इसके 5 हैंड पे क्वेश्चंस बाय मी सॉल्व करते हैं। एंड मेरी कोशिश पूरी यही रहेगी कि आप लोग को मैं जितने केस बेस्ड क्वेश्चंस दे पाऊँ मैं दूंगी, एंड ऑल्सो यू हैव टू राइट अलॉन्ग विथ मी, बिकॉज ये पूरे सीरीज़ का यही पैटर्न है कि मैं क्वेश्चंस दूंगी एंड आपको मेरे साथ साथ समझ के वो लिखना है, एंड दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू रॉक इन आवर एग्जाम्स, राइट? तो लेट्स बिगिन। या सो दिस इज़ योर फेवरेट चैप्टर एज आई नो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, does a fall in the income have the same effect on the demand for a given commodity? तो यहाँ देखो, ईको में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? क्वेश्चन समझना, राइट? जिसमें हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम स्टक हो जाते हैं। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? मुझे आप अंडरस्टूड द क्वेश्चन, यू हैव टू सी द मार्क्स अलॉटेड टू दैट क्वेश्चन, बिकॉज यू नो दैट डिफाइंस कि हम कितना लिखेंगे और हम कैसे लिखेंगे, है ना? सो मोस्टली जो डिमांड के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के वैसे टाइप के आते हैं, ठीक है? 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अगर कोई केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चन आता है। तो कीपिंग दैट ओनली इन माई माइंड, हमने क्वेश्चन डिज़ाइन किया है और मेरे आंसर्स भी 2 to 3 मार्क्स वाले ही स्लॉट को फिल करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सो जैसे ये क्वेश्चन था, याद है हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में एक इनकम ऑफ द कंज्यूमर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किए थे, जहाँ हमने बोला था कि 3 टाइप का गुड्स होता है, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़। एंड एक्चुअली डिफरेंट गुड्स रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंटली विद चेंज टू द इनकम, राइट? अगर फॉर एग्जाम्पल आप सपोज पहले नॉन ब्रांडेड शूज़ पहनते थे, ठीक है, कि आपका इनकम बहुत ही लो था तो आप नॉन ब्रांडेड शूज़ पहनते थे। बट जब इमेजिन करो आप बहुत अच्छा इनकम कमाने लग गए, आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, तो क्या आप अभी भी नॉन ब्रांडेड शूज़ करोगे अफोर्ड? नहीं ना। नाउ यू कैन अफोर्ड अ सुपीरियर वन, अ ब्रांडेड वन, मे बी ऑफ नाइकी एंड ऑल, राइट? So that is how your demand for non-branded shoes are going to fall, no? And your demand for branded shoes are going to rise. So यहाँ वही है। अब अगर मैं बात करूँ क्लोथ्स का, राइट? तो जैसे इनकम बढ़ता है, डिमांड फॉर क्लोथ्स इंक्रीजेस, राइट? तो ऐसा डिफरेंट टाइप का गुड्स है। तो बेसिकली 3 गुड्स था। पहला नॉर्मल गुड्स, जहाँ क्या होता है, एक नॉर्मल रिलेशन होता है इनकम और डिमांड के बीच में। नॉर्मल रिलेशन मतलब पॉजिटिव रिलेशन मतलब इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगा डिमांड घटेगा, करेक्ट? फिर सेकंड आता था इंफीरियर गुड्स, जिसका अभी हमने एग्जांपल देखा। तो वहाँ ऐसा होता है कि इनकम बढ़ता है डिमांड घटता है, या इनकम घटता है तो डिमांड बढ़ता है, वेरी गुड। और थर्ड था इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़, जहाँ बेसिकली क्या होता है, इनकम बढ़ने से लॉन्ग रन में अगर बात करो ना, इनकम बढ़ने घटने से डिमांड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल सॉल्ट, राइट? तो सॉल्ट तो बहुत ही सस्ता है, राइट? 10-20 रुपए के पैकेट में आ जाएगा सॉल्ट, है ना? अब तुम्हारा इनिशियली इनकम बढ़ा तो हो सकता है कि तुम 2 पैकेट के बदले 3 पैकेट घर पे ला के रख दिए। बट जब तुम्हारा इनकम बढ़ते ही जा रहे, तो ऐसा होगा क्या कि तुम डमक डबल खाने में डालते रहोगे और जहर बना दोगे उस खाने को? नहीं होगा ना। तो एक पॉइंट आएगा ना जब तुमको इट्स लाइक जितना भी इनकम भरे, तुम जितना सॉल्ट डिमांड करते हो तुम उतना ही करेगा। तो इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़ में क्या होता है ना कि इनकम बढ़ने या घटने से डिमांड में इनिशियली थोड़ा बहुत ऑफकोर्स सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, बट इवेंचुअली इट बिकम्स कांस्टेंट। सो ये हम सबको पता होगा ये पॉइंट, राइट? बट इसको लिखना कैसे है, तो शुरू करते हैं, ठीक है? आप भी अपने कॉपी पेन्स के साथ रेडी होना फॉर माई क्लासेस। चलिए लिखते। नो, सो क्वेश्चन इज, डज अ फॉल इन द इनकम हैव द सेम अफेक्ट? नो। अ फॉल, तो हमें एक वो लिखना होगा, नो, फॉल इन द इनकम डज नॉट हैव
does not have the same effect, does not have the same effect on demand for a given commodity. ठीक है, द इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है ये किस पे डिपेंड करता है? द इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द nature of the commodity, upon the nature of the commodity. And always guys, you know, try to highlight keywords, try to highlight. आदत बना लो तो चल पाएगा आगे, ठीक है? चलिए, so if a given commodity is a normal good, ठीक है, then fall in the income will reduce, the demand for a commodity. That is, there is a direct relation between income of the consumer and the demand for normal goods. ठीक है, तो हमने लिख दिया कि डायरेक्ट रिलेशन है, और आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, यू कैन गिव एग्जाम्पल कार, टीवी एट्सेट्रा. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इन्फीरियर गुड के बारे में. सो इफ अ गिवन कमोडिटी is an inferior good, then a fall in the income will lead to a fall in the demand of inferior good. ठीक है, सो अगर इनकम इन्फीरियर, अगर आपका inferior good है, so if a commodity is an inferior good, then the fall in the income will lead to, yes, good, not fall, rise, very nice. So normal goods के साथ direct relation था, right? But inferior के साथ एक inverse relation है. फॉल नहीं होगा गाइस, क्योंकि आप इन्फीरियर गुड डिमांड कर रहे हो ना. अगर आपका इनकम गिरेगा तब उससे नीचे क्या ही डिमांड करोगे, राइट? सो हमेशा याद रखना इन्फीरियर के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट, आई एन इन्फीरियर, आई एन इनडायरेक्ट. ठीक है, so if a commodity is an inferior good, then a fall in the income will lead to a rise in the demand for inferior good. एग्जाम्पल हो गया हमारा कोर्स सीरियल्स, जो तुम्हारे बुक में फेमस एग्जाम्पल है कोर्स सीरियल्स का, लाइक मेस, जोआर एट्सेट्रा. ठीक है, सो इनवर्स रिलेशनशिप है, आपको वो एड ऑन करना हो आप एड ऑन कर सकते हो कि देयरफॉर देयर इज एन इनवर्स रिलेशन. और थर्ड हम लोग बोलेंगे कि इफ़ द गिवन कमोडिटी is an inexpensive necessity, then a fall in the income will initially lead to a fall in the demand of goods, ठीक है, but with further fall in income, the demand of inexpensive necessities, that the demand for inexpensive necessities will remain constant.
एग्जाम्पल सॉल्ट मैच बॉक्स। अच्छा, अब इसमें ना दो बातें हैं, इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज़ में दो बातें जो आपको ध्यान रखनी है। वो जैसे अगर आप फ्रैंक आईएससी इको का बुक फॉलो करोगे तो उसमें क्या है ना, उसमें दे हैव गिवन लाइक दिस, ठीक है, कि जहाँ दे आर सेइंग कि आगे जाके इट्स कांस्टेंट बट इनिशियली विद इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम डिमांड सेम डायरेक्शन से चेंज होता है, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम नो मैटर वट एवर इज द इंक्रीज और द डिक्रीज इन द इनकम द डिमांड इज कांस्टेंट, ठीक है। और बहुत स्कूल्स में आपको ऐसा भी करवाएगा कि आपको शुरू से ही बोल देगा कि नो मैटर डिमांड बढ़ रहा हो या घट रहा हो, नो मैटर आपका इनकम बढ़ रहा हो या घट रहा हो, आपका जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहेगा। नो मैटर वट एवर इज द चेंज इन द इनकम द डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट। तो आप वो भी लिख सकते हो। सो इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। दोनों ही एक्सेप्टेबल है एक बोथ पर्सपेक्टिव से। मैं फ्रैंक आईएससी फॉलो करती हूँ तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे लिखवाती हूँ, बट यू कैन ऑल्सो गो विद दैट कि अगर इनएक्सपेंसिव गुड है तो इंक्रीज या डिक्रीज होने से फ़र्क नहीं पड़ता, डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट। यू कैन राइट दैट ऑल्सो एज एन ऑल्टरनेटिव, ठीक है। सो बस आपको इतना ही लिखना है, ये 2 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का है, आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। और डायग्राम देना इस पॉइंट पे ज़रूरी नहीं है बिकॉज ये 2 मार्क्स का डायग्राम है गाइस, आप 3-3 डायग्राम कितना दोगे, है ना, आपका पेपर भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा। सो ये सब डिसीजन ना आपको बहुत क्विकली लेना होगा अपने एग्जाम में, एंड ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन टाइम ऑल्सो दैट यू हैव, राइट। सो इतना लिखना वुड बी मोर देन इनफ फॉर 2 और 3 मार्क्स। अगर 4 मार्क्स का है विच इज़ रेयर केस कि एक 4 मार्क्स का देगा, इन केस आया तो आप डायग्राम दे देना, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट्स दैट a new steel plant comes up in Jharkhand. Many people who were previously unemployed in the area are now employed. How will it affect the demand curve of black and white TV and color TV? तो आपसे पूछा है कि एक नया स्टील प्लांट आया है झारखंड में जिसके वजह से वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है मतलब लोगों का इनकम बढ़ रहा है। अब आपको बताना है कि ब्लैक एंड वाइट टीवी एंड कलर टीवी के डिमांड पे क्या असर आएगा। क्वेश्चन इज हाउ विल इट अफेक्ट द डिमांड कर्व, राइट। तो आपको डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन आपको बोल दिया है कि डिमांड कर्व का बताओ, तो आपको डायग्राम बनाना होगा। अब बताओ क्या होगा, मन में सोचो, राइट। ब्लैक एंड वाइट टीवी एंड कलर टीवी आर इंफीरियर गुड्स, तो अगर इंसान का इनकम बढ़ेगा तो वो ऑफ कोर्स कलर टीवी लेगा ना, वो ब्लैक एंड वाइट टीवी क्यों लेगा, है ना, लॉजिकल। तो ब्लैक एंड वाइट टीवी का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कलर टीवी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। तो आपको यही आंसर बस लिखना है, ठीक है। तो चलिए लेट्स बिगिन। द डिमांड कर्व ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी, the demand curve of black and white TV will shift। अच्छा, अब डिमांड घट रहा है ब्लैक एंड वाइट टीवी का, क्यों घट रहा है, उसके प्राइस के चेंज होने की वजह से नहीं घट रहा, क्यों घट रहा है, इनकम के चेंज होने के वजह से, है ना। किसकी वजह से, इनकम के चेंज होने के वजह से घट रहा है। तो अगर इनकम के चेंज होने से घट रहा है तो देयर इज़ अ शिफ्ट, राइट, देयर इज़ अ शिफ्ट। अब शिफ्ट दो टाइप का होता है, लेफ्टवर्ड होता है, राइटवर्ड होता है। डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है ना, तो देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सो यस, द डिमांड कर्व ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। इसको क्या बोलते हैं इको के भाषा में, डिक्रीज इन डिमांड। अब आपको रीज़न देना होगा कि ऐसा फिर क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यही लिखने का, रीज़न हमेशा देने का। एज ब्लैक एंड वाइट टीवी इज एन इंफीरियर गुड, है ना, एंड इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द पीपल। तो जब लोगों का इनकम बढ़ेगा, एंड इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द पीपल ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट will induce people to shift from black and white TV to color TV
as color TV is an superior commodity, as color TV is a superior commodity. ठीक है, तो क्योंकि कलर टीवी एक सुपीरियर कमोडिटी है इसलिए, और ये तो हम लोग लिख ही दिए, और आप ये भी लिख देना कि ऑन द अदर हैंड द डिमांड कर्व, on the other hand the demand curve of color TV will shift rightward, है ना, that is increase in demand, that is increase in demand. ठीक है, अब हम लोग डायग्राम बनाएंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज डायग्राम में हमें बोला है ना, तो हमें डायग्राम तो बनाना पड़ेगा. ठीक है, अभी देखो ब्लैक एंड वाइट टीवी का प्राइस तो वही था, ब्लैक एंड वाइट टीवी का प्राइस तो वही था, बट क्वांटिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी कम हो गया ना, प्राइस तो वही था, है ना, तो प्राइस P0 था सपोज, डिमांड Q0 था. डिमांड कर्व कैसा होता है गाइस, डाउनवर्ड स्लोपिंग. अब क्या हुआ, सेम प्राइस ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी में लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी कम खरीद रहे हैं, सो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, है ना. सो ये है हमारा डिमांड कर्व कि हम लिखेंगे कि इन द अबव डायग्राम, आप नीचे लिखना, इन द अबव डायग्राम द इनिशियल डिमांड कर्व was D0. Okay, now due to rise in the income, but income बढ़ा, due to rise in the income बढ़ा, then the demand curve of black and white TV has shifted leftward. तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, है ना, from D0 to D1 at the same price of black and white TV. तो देखो, आप जब डायग्राम बना रहे हो तो आपको डायग्राम के बारे में 2 लाइन तो लिखना चाहिए ना, वरना यार डायग्राम बुरा मान जाएगा है ना. तो हमेशा भले 2 लाइन लिखो, नो प्रॉब्लम, नो नीड टू राइट बिग पैराग्राफ्स, but always remember one thing, write 2 lines about what you have drawn. ठीक है, सो ये तो ब्लैक एंड वाइट टीवी का था. सिमिलरली हमें कलर टीवी का भी बना के दिखाना पड़ेगा कि कलर टीवी का डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है. ठीक है, कलर टीवी का जो डिमांड कर्व है इट हैज़ शिफ्टेड राइटवर्ड, ये भी हमें दिखाना पड़ेगा. तो मैं इधर दिखा देती हूँ. अगेन एक्सिस को प्रॉपरली नेम करेंगे, विच इज़ अगेन एक और कॉमन मिस्टेक होता है स्टूडेंट्स का, एक्सिस को कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या नेम करें. सो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया. ठीक है, सो अब आप इधर लिखोगे सिमिलरली इन द अबव डायग्राम, अगेन 2 लाइन, 2 शब्द, प्यारे शब्द लिखिए. इन द अबव डायग्राम ड्यू टू राइज इन income the demand curve of color TV has shifted rightward from D0 to D1 at the initial price OP0. Clear? Yes. So this is our complete answer. Okay, easy? Yes. Now let's begin with question 3, which states that in order to encourage tourism in Goa, Indian Airlines reduce the airfare to Goa. How will it affect the market demand for air travel to Goa?
अब ऑफ कोर्स गोवा में टूरिज्म बढ़ाने के लिए ऐसे भी गाइस दिसंबर आ चुका है ऑलमोस्ट, राइट? तो गोवा का सीज़न तो हैज स्टार्टेड। एनीवे, सो टूरिज्म बढ़ाने के लिए गोवा में इंडियन एयरलाइंस ने क्या क्या, इंडियन एयर फेयर जो है गोवा का वो कम कर दिया, ठीक है? तो जब एयर फेयर कम होगा तो ऑफ कोर्स लोगों के लिए टिकट्स खरीदना सस्ता हो जाएगा फॉर गोवा, एंड राइट, लोग गोवा ज़्यादा जाएंगे। तो तुमसे पूछा है हाउ विल इट अफेक्ट द मार्केट डिमांड फॉर एयर ट्रैवल टू गोवा। See, if this would happen, just one mark question, then you would have simply write कि demand for Goa, demand for air travel to Goa will rise, of course, क्योंकि एयर फेयर सस्ता हो गया, डिमांड बढ़ेगा। और इधर डिमांड बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि जो एयर ट्रैवल का प्राइस है वो चेंज हो रहा है, तो देयर विल बी एक्सपेंशन इन डिमांड। आप बस इतना लिखोगे, आप डायग्राम नहीं बनाओगे, बट अगर ये 2 मार्क्स है या 3 मार्क्स है तो आपको डायग्राम तो इसमें देना ही पड़ेगा। सो अगेन हम लोग एक इंट्रो लिखेंगे कि क्या हो रहा है, हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद हम लोग उस डायग्राम के बारे में बस लिख देंगे। क्लियर? सो यही हमारा पैटर्न रहता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। ओके, सो लिखते हैं देयर विल बी एन एक्सपेंशन in demand, there will be an expansion in demand of Indian Airlines, और underline the word expansion, क्योंकि खुद का प्राइस चेंज हो रहा है ना, इसलिए एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है? So there will be an expansion in demand of Indian Airlines due to you can say reduction in airfare, which that is the price of इंडियन एयरलाइंस। अब एक्सपेंशन होता तो गाइस क्या होता था, डाउनवर्ड मूवमेंट होता था डिमांड कर्व में। सो दिस विल लीड टू डाउनवर्ड मूवमेंट along the same market demand curve for एयर ट्रैवल, ठीक है? अब हम लोग डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे डिमांड फॉर एयर ट्रैवल और वाई एक्सिस में हम प्लॉट करेंगे एयर फेयर, दैट इज प्राइस ऑफ एयर ट्रैवल, है ना? एयर फेयर हम प्लॉट करेंगे। आपको प्राइस लिखना हो तो आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखना हो तो चलेगा, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में लिख दिया ना एयर फेयर इधर क्या है, प्राइस है, राइट? तो दैट इज वाई। सो आप अभी पॉइंट इनिशियली ए में थे, अब आप बी में मूव कर जाओगे। यू विल मूव अलोंग, मतलब डाउनवर्ड मूव करोगे अलोंग द डिमांड कर्व। तो अब हम इसको अगेन इनके बारे में लिखेंगे। इन द अबव डायग्राम a fall in the airfare from OP0 to OP1 leads to an increase in quantity demanded, या आप राइस भी लिख सकते हो, बिकॉज ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आप क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, सो you cannot write just increase in demand, you have to write increase in quantity demanded, because expansion का दूसरा नाम क्या होता है, या तो increase in quantity demanded या rise in quantity demanded। so ये लिखना, खाली increase in demand मत लिखना, क्योंकि वो तो शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो ये छोटा छोटा चीज़ है, बट इट क्रिएट्स अ डिफरेंस, एंड देन यू आर लाइक ओ नो, मैं तो पूरा लिख के आया था, फिर भी मैम ने मार्क्स क्यों काटा, है ना? ये क्वेश्चन आता है ना दिमाग में, यही सब छोटी छोटी गलतियाँ हैं, ठीक है? सो इंक्रीज इन क्वांटिटी, आप राइस भी लिख सकते हो, इन क्वांटिटी
demanded of airlines from OQ0 to OQ1, resulting in downward movement from A to B along the demand curve, along the demand curve DD. ठीक है, so yes, this is a complete answer. और बताए जितना एक्सप्रेस करोगे ना उतना अच्छा है, उतना टीचर भी इम्प्रेस रहेगा. ये तो यार लाइफ का भी यही फंडा है ना, अगर बोलोगे ही नहीं सामने वाले को तो सामने वाले को समझ कैसे आएगा, है ना. तो बिल्कुल ये भी कॉन्सेप्ट ईगो में फॉलो करने का. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन. What will be the impact of the following changes on the demand of cars? अच्छा, there are 4 cases जहाँ आपसे पूछा है कि आप बताओ डिमांड कर्व में क्या इफेक्ट आने वाला है. ठीक है, अगेन गाइज वन मोर थिंग, वही ये मार्क्स पे डिपेंड करता है. अगर ये 1 मार्क पे में है तो डायग्राम बनाने का ज़रूरत नहीं है. और जब भी डिमांड कर्व का पूछा है तो ऑफकोर्स there has to be either shift or movement, right? There has to be either shift or movement, है ना. तो दैट इज़ वॉट इट इज़. अगर 2 मार्क्स का तो डायग्राम भी बना के बताना होगा. ठीक है, सो देखो पहला पार्ट पूछ रहा है कार्स की डिमांड पे क्या असर आएगा इफ़ देयर इज़ अ राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल. अब आप आइडेंटिफाई करो, ये 2 गुड्स दिया हुआ है, कार एंड पेट्रोल, राइट. तो ये कौन सा गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है. कौन सा गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री, साथ में इसको यूज़ करने का, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अब बचपन में तो CID सबने देखा होगा, राइट. तो उसी से हमारा एक शॉर्टकट निकलता है CID और एक S बस लगा देना. ठीक है, तो C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, I for indirect relation, C for complementary, I for indirect relation, D for direct relation, and S for substitute goods, and S for substitute. तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे कभी भी कि कॉम्प्लीमेंट्री का इन्वर्स रिलेशन होता है या इनडायरेक्ट रिलेशन होता है और सब्स्टिट्यूट का डायरेक्ट रिलेशन होता है. इसका मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ेगा, अगर ऐसा समझो, अगर गिवन गुड का प्राइस बढ़ेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस घटेगा, और अगर गिवन गुड का प्राइस घटेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ेगा. इनवर्स रिलेशन होगा. कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स. ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूट्स में डायरेक्ट. जैसे टी एंड कॉफ़ी आर एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ता है, टी का प्राइस घटता है कॉफ़ी का डिमांड घटता है. सो सब्स्टिट्यूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, सब्स्टिट्यूट के साथ डायरेक्ट. तो आपको ये ना शॉर्ट फॉर्म बहुत काम आने वाले हैं. ठीक है, सो या अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो कार्स का डिमांड क्या होगा, इफ़ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विल फॉल. क्योंकि पेट्रोल महंगा है तो लोग गाड़ी कम खरीदेंगे, इसलिए जो पेट्रोल ड्रिवन कार्स होंगे उनका डिमांड कम हो जाएगा. ठीक है, पेट्रोल ड्रिवन कार्स का. सो यही हमें आंसर लिखना है. अब सो लेट्स बिगिन. सो वी विल राइट दैट द डिमांड कर्व ऑफ, अब देखो कार का डिमांड कम होगा, ठीक है, बट कार के प्राइस की वजह से कम हो रहा है क्या, नहीं, कार का तो प्राइस चेंज नहीं हुआ. प्राइस किसका चेंज हुआ, पेट्रोल का, जिसके वजह से कार के डिमांड पे अफेक्ट आया, राइट. तो ये अदर फैक्टर की वजह से कार का डिमांड चेंज हुआ, तो देयर विल बी अ शिफ्ट. ओके, नाउ द पॉइंट इज कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. अगर डिमांड बढ़ेगा तो राइटवर्ड, डिमांड घटेगा तो लेफ्टवर्ड. यहाँ डिमांड कर्व कार का क्या हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होएगा. क्यों, क्योंकि कार का डिमांड इज फॉलिंग, सो देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट. ठीक है, सो वी विल राइट दैट अ डिमांड कर्व ऑफ कार विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, that is there will be decrease in demand of cars, decrease in demand for cars as it will
आप ऐसे लिख देना, ड्यू टू राइज इन, दिस विल बी बेटर, ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री गुड, क्योंकि पेट्रोल एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड है कार के लिए, राइट। एज इट विल बिकम, ये तो आपको लिखना होगा ना, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। एज इट विल बिकम रिलेटिवली कॉस्टलियर टू यूज़ बोथ द गुड्स, बस एकदम शॉर्ट एंड सिंपल, कार एंड पेट्रोल, एज इट विल बिकम रिलेटिवली कॉस्टलियर टू यूज़ बोथ द गुड्स कार एंड पेट्रोल टुगेदर, ठीक है। और आप क्या करोगे, आप फिर डिमांड कर्व बना के दिखा दोगे, ठीक है। जहाँ आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करोगे क्वांटिटी ऑफ कार्स, और आप वाई एक्सिस पे प्लॉट करोगे प्राइस ऑफ कार। तो कार का प्राइस P0 है, क्वांटिटी Q0 है, एंड जो हमारा डिमांड कर्व है वो D0 है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि डिमांड डिक्रीज़ हो रहा है कार का, दैट इज़ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। सो आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके दिखा दोगे। एंड एरो देना, तो सी इट बिकम्स सो क्लियर इन द पिक्चर, राइट, या। एंड फिर इसके बारे में क्या करने का, दो शब्द लिखने का, ठीक है। वो तो तुम लोग लिख लोगे कि इन द अबव डायग्राम ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल द डिमांड ऑफ कार हैज शिफ्टेड फ्रॉम D0 to D1 at the same price, okay। so वो मैं नहीं लिख रही because now you have already become used to writing this, okay। so ज़रूर इसके बारे में लिख देना। let's move on to the second point। तो सेकेंड पॉइंट हमसे पूछ रहा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स विद एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ लैपटॉप। अब एक बात बताओ, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप दोनों कौन से गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स है, एकदम राइट। वाई, बिकॉज दे कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। तो अगर लैपटॉप का प्राइस बढ़ेगा तो लोगों को लैपटॉप खरीदना एक्सपेंसिव लगेगा, एंड लोग क्या करेंगे, लैपटॉप से कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में, एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर का डिमांड बढ़ जाएगा, जबकि डेस्कटॉप कंप्यूटर का प्राइस में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। सो यस, अगेन शिफ्ट होएगा। अब द पॉइंट इज कैसा शिफ्ट होएगा, राइट वर्ड शिफ्ट, क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है, ओके। नाउ लेट्स बिगिन। सो द डिमांड कर्व ऑफ डेस्कटॉप computer will shift towards right, that is increase in demand, with increase in price of लैपटॉप, और ब्रैकेट में लिख दो सब्सटीट्यूट गुड, कि लैपटॉप सब्सटीट्यूट गुड है, एज इट विल बिकम रिलेटिवली, क्यों डेस्कटॉप का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि वो रिलेटिवली चीप हो जाएगा, एज इट विल बिकम रिलेटिवली चीपर टू यूज़ डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लैपटॉप, इसलिए सिंपल, ठीक है। एंड अगेन तुमको डिमांड कर्व बना के दिखाना होगा। सो गाइस कुछ नहीं है, राइट वर्ड शिफ्ट आपको दिखाना होगा। आप एक्स एक्सिस पे डिमांड ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर प्लॉट करोगे और वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर, और अब बस दिखा दोगे कि एक राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। सो मैं ना इसका डायग्राम ऊपर बना दे रही हूँ इधर इस पेज में, ठीक है। आई एम मेकिंग इट विद डिफरेंट इंक ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगेन फिर आप लिख देना इसके बारे में 2 लाइन। तो बी वेरी केयरफुल, प्राइस ऑफ डेस्कटॉप इधर प्लॉट कर रहे हैं एंड इधर क्वांटिटी ऑफ डेस्कटॉप, और हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो डिमांड फॉर डेस्कटॉप है इट्स राइजिंग, राइट। सो दिस वॉज माई इनिशियल डिमांड कर्व। नाउ आई एम सेइंग कि डिमांड डेस्कटॉप का बढ़ जाएगा।
ठीक है। सो ये हमारा डायग्राम हो जाएगा एंड फिर आप 2 लाइन जैसे लिखते हो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग थर्ड में मूव ऑन कर जाते हैं। सो नेक्स्ट है ब्रेड विथ इंक्रीज इन इट्स प्राइस। अभी बताना है आपको कि ब्रेड के डिमांड पे क्या असर आएगा अगर उसका प्राइस बढ़ेगा। अब देखो प्राइस बढ़ रहा है ना, प्राइस बढ़ रहा है ना, अगर प्राइस बढ़ेगा व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस देन द डिमांड फॉर ब्रेड विल फॉल, देन द डिमांड फॉर ब्रेड विल फॉल। सो हम लोग यही लिखेंगे कि डिमांड फॉर ब्रेड गिर जाएगा, मतलब विच इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, है ना। एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है अलॉन्ग द डिमांड कर्व में, तो आपको यही लिखना होगा, यू हैव टू राइट दिस ओनली। ठीक है कि there will be contraction in demand of bread, contraction होगा ब्रेड की डिमांड में, that is there will be एन अपवर्ड मूवमेंट, क्योंकि प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है ना, इसलिए मूवमेंट होगा। सो देयर विल बी एन अपवर्ड मूवमेंट, देयर विल बी एन अपवर्ड मूवमेंट along the same demand curve of bread, along the same demand curve of bread। ठीक है। अब अगेन आपको एक डायग्राम बना के दिखाना होगा विच आई एम मेकिंग इट हियर, सी का डायग्राम। ठीक है। सो ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, तो ये डिमांड कर्व है। हम लोग पॉइंट सी से पॉइंट डी पे चले गए, अपवर्ड मूवमेंट, इसी को हम लिख देंगे डिक्रीज इन, या आप इसको ऐसे लिख दो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। आप फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड भी लिख सकते हो। अपवर्ड मूवमेंट हुआ ना, सी से डी वही था। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि बाजरा फॉर अ पुअर पर्सन व्हेन द इनकम ऑफ सच पर्सन राइजेस। अब बाजरा गाइस क्या होता है, बाय नेचर एक इन्फीरियर कमोडिटी होता है, एक इन्फीरियर कमोडिटी होता है। तो अगर इंसान का इनकम बढ़ेगा तो वो इन्फीरियर गुड कम खरीदेगा, यही हमने पढ़ा है। सो बाजरा वो कम खरीदेगा, राइट। और इधर चेंज क्या हो रहा है, इनकम चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से बाजरा का डिमांड चेंज हो रहा है, कम हो रहा है बाजरा का डिमांड। सो देयर विल बी व्हाट, अ शिफ्ट, एंड प्रिसाइसली लेफ्टवर्ड शिफ्ट। वेरी गुड। अगर आप ये आंसर लिटरली अपने मन में दे पा रहे हो ना, विच मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है। सो या वी विल राइट दैट द डिमांड कर्व of bajra for a poor person will shift towards left with an increase in, underline left, with an increase in income of the person as the person will shift from bajra, which is an inferior commodity, to some superior substitutes ठीक है, राइट। एंड देन you just draw the demand curve where you are going to show the leftward shift. X axis पे demand of bajra, y axis पे price of bajra,
एंड देन यू विल शो लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड. ठीक है, वो मैं बना नहीं रही हूँ बिकॉज अब आप तो प्रो हो गए होगे लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट बनाने में. ठीक है, बी वेरी केयरफुल विद दी एक्सेस, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू. क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स मूव ऑन करते हैं, विच इज़ 5A. मिल्क इज़ यूज्ड, ये बोर्ड ईयर क्वेश्चन है गाइस. ठीक है, ऐसा 4 मार्क, जैसे ये 1 मार्कर के लिए आया था, ये बोर्ड में जब आया था ये 1 मार्क के लिए आया था और ये 3 मार्क्स के लिए आया था इसके नीचे वाला, एंड दोनों ही ना डिमांड से रिलेटेड है. ठीक है, सो जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि मिल्क इज़ यूज फॉर मेकिंग कर्ड, स्वीट्स एंड चॉकलेट्स. व्हाट टाइप ऑफ डिमांड मिल्क विल हैव, व्हाई? तो आप इधर देख पा रहे हो कि मिल्क का डिफरेंट यूजेस को हाईलाइट किया जा रहा है, राइट? सो अगर कोई कमोडिटी होते हैं जिसके बहुत सारे यूजेस होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्पोजिट डिमांड. क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट डिमांड. सो यहाँ हमारा जो डिमांड होगा वो क्या होगा? कॉम्पोजिट. ठीक है, तो हमें यही लिखना है. और रीज़न पूछा है वाई, तो वाई का मतलब कि बिकॉज इट हैज़ मल्टीपल यूजेस, बिकॉज यहाँ मिल्क का मल्टीपल यूजेस हाईलाइट किया गया, दैट इज़ वाई इट हैज़ कॉम्पोजिट डिमांड. बस इतना ही लिखना है. हाँ जी, इतनी सी बात है बस. मैं चाहती हूँ कि तुम लोग एकदम टॉप कर जाओ. चलो, सो राइट डाउन दैट इन द above case milk has composite demand. Milk has composite demand, highlight composite demand, as it has been used for several purposes. क्योंकि हम लोग उसको यूज़ किए हैं several purposes, like, या आप uses लिख दो बिकॉज बुक में uses वर्ड वॉज देयर. ठीक है, आप uses लिख दो, like for making curd, sweets and chocolates. Okay, chalo. Next, figure A, B and C are given below representing different types of demand curve. Okay, पहले ना गाइस फिगर 1 देखो, x एक्सिस पे डिमांड फॉर x है एंड y एक्सिस पे इनकम है. तो ये जो डिमांड कब हुआ, ये इनकम डिमांड कब हुआ? जो इनकम और डिमांड फॉर एक्स का डायरेक्ट रिलेशन बता रहे हैं. क्योंकि अब नॉर्मल सा है कि कोई भी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है? जब दोनों जो चीज़ आप दो एक्सिस में प्लॉट कर रहे हो, जब उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है. से फॉर एग्जाम्पल सपोज इनकम, सीधा डायग्राम, इनकम y0 है, डिमांड q0 है, इनकम भर के y1 हो गया. ठीक है, जिसके वजह से हमारा डिमांड बढ़ के Q1 हो गया. अब जब आप ये पॉइंट ज्वाइन करो, आप देखो एक अपवर्ड स्लोपिंग हो तीनों का, राइट? सो जब दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है तो ही कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है. सो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारा डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है. सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा टाइप, क्वेश्चन पूछे कि आप आइडेंटिफाई करो कौन सा टाइप ऑफ डिमांड कर्व है. तो ये अपवर्ड स्लोपिंग इनकम डिमांड कर्व है, सबसे पहला पार्ट. एंड ये किसका डिमांड कर्व रिप्रेजेंट कर रहा होगा? गुड एक्स का कर रहा है, बट गुड एक्स कैसा टाइप का गुड होगा? डायरेक्ट रिलेशन किस में दिखता है? नॉर्मल गुड्स में. तो हमारा आंसर यही होगा कि द अबव कर्व इज रिप्रेजेंटिंग इनकम डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड्स. वाई? एज अ कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. क्लियर? क्योंकि 1 मार्क ईच है ना. तो लिखिए द अबव डिमांड कर्व, या तुम ऐसे भी लिख सकते हैं द डिमांड कर्व इन फिगर 1 is representing income demand curve of normal goods, as the curve DD is upward sloping, showing a direct relation between income and demand for good X. ठीक है? Yes.
नाउ नेक्स्ट देखो, एक्स एक्सिस पे डिमांड फॉर एक्स है एंड वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ गुड वाई है। अब दो डिफरेंट गुड्स है, मतलब रिलेटेड गुड्स। अब एक का प्राइस चेंज होने से, वाई का प्राइस चेंज होने से एक्स का डिमांड चेंज हो रहा है। अगेन गाइस सी, ये कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रॉस डिमांड कर्व रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज रिलेटेड गुड्स प्लॉट किया जा रहा है। एंड सिंस ये अपवर्ड स्लोपिंग है, ये क्या शो कर रहा है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन between the price of good Y and the demand for good X, which is possible in case of what? Substitute goods. Substitute goods, ठीक है। So, हम लोग यही लिखेंगे in the diagram, to the cross demand curve of substitute goods have been represented, ठीक है, showing a direct relation between price of good Y and demand for good X. So yeah, good X and Y are substitute goods, ठीक है। Point 3, price of Y, demand for X, price of Y, demand for X and C, again दो different goods है, तो या तो related, मतलब of course related goods है, but या तो substitute है या तो complementary है। अब देखो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सो डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस ऑफ वाई एंड डिमांड फॉर एक्स, जो कि पॉसिबल है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, ठीक है। सो यस, हम लिखेंगे कि इन द डायग्राम in the diagram 3, the cross demand curve of complementary good X, इधर भी आप वो कर सकते हो, आप स्पेसिफाई ऊपर वाले में भी कर सकते थे गुड एक्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड एक्स हैज़ बीन plotted representing a inverse relation between price of good Y and demand of its complementary good, and the demand of its complementary good X, ठीक है। या डन। हाँ जी गाइज, सो वी आर डन। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया आप सबको पढ़ा के। तो ऐसे ही और अपडेट्स के लिए मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आप मेरे कोई भी वीडियोस को मिस ना करो। और ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। एंड वैसे भी अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा, राइट? थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। बाय बाय, टेक केयर।